तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का खंड अंग जिसका नाम है शक्ति ऊर्जा संसाधन, ठीक है स्टूडेंट, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे मैं आप लोगों को वन शॉट में कराने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो ये ज्योग्राफी का है ना स्टूडेंट चैप्टर 1 है, इसको जो है ना खंड में बांटा गया है, यानी कि खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ तथा खंड अंग, यानी कि खंड में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, और इनके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है स्टूडेंट, जाइए और जाके एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। इसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगा, साथ ही साथ एक भी ऑब्जेक्टिव तथा एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीक़ा से पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ जो है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा होता है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बिना लेट किए हुए हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, पहले बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसका ऑब्जेक्टिव? तो शक्ति ऊर्जा संसाधन का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं प्रिंटेड नोट्स के माध्यम से हर एक उत्तर को कराऊंगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, यानी कि जो खनिज तेल है ना उसका विशाल भंडार किस जो है कि राज्य में स्थित है? बोलिए, क में है असम में स्थित है, कि राजस्थान में स्थित है, बिहार में स्थित है, या फिर तमिलनाडु में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट कि खनिज तेल का विशाल भंडार जो है स्टूडेंट वो कहाँ पर है? तो वो असम में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? असम में है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? यानी कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो भारत के किस स्थान पर जो है कि स्थापित किया गया था? बोलिए, कलपक्कम में, या फिर नरोरा में, या फिर यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या है, राणा प्रताप सागर में, या फिर तारापुर में? तो दो का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट तारापुर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तारापुर जो कि प्रेजेंट में अगर आप इनका स्थान देखना चाहेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो तारापुर ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा स्टूडेंट, नॉलेज भी काफ़ी भरपूर मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? यानी कि कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय है, यानी कि जिनका उपयोग तो हम लोग कर लेंगे लेकिन उसे हम लोग जल्दी बना नहीं पाएंगे? ठीक है, बोलिए क्या है? जल है, या फिर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या फिर कोयला है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अनवीकरणीय ऊर्जा हमारा कोयला है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कोयला का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर इसको बनने में काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि इसका पुनः निर्माण होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन ये सब जो है जल, पानी पीते हैं, ख़त्म होता है, फिर बनते रहता है। पवन ऊर्जा जानते हैं बहते रहता है, सौर ऊर्जा, ठीक है, ये भी काफ़ी कमी नहीं है इन लोग का। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे अनवीकरणीय किसको कहेंगे? जिसका प्रयोग करेंगे और वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तथा उसको बनने में काफ़ी समय लगेगा, उसे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। तथा नवीकरणीय किसको कहेंगे? जिसका उपयोग लगातार करते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। अब हम लोगों का चौथा नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कौन है, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है, समझिएगा और सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, एक होता है प्राथमिक ऊर्जा, दूसरा होता है गौण ऊर्जा। तो सर प्राथमिक ऊर्जा किसे कहेंगे? समझिए, जो पृथ्वी पर आसानी से मिल जाएगा उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक ऊर्जा। ठीक है, और गौण ऊर्जा किसे कहेंगे? जो प्राथमिक ऊर्जा की सहायता से बनाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे गौण ऊर्जा। तो देखिए, कोयला जो है हम लोग का पृथ्वी पर आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए प्राथमिक ऊर्जा है। विद्युत, क्या आप लोग सोचिए कि विद्युत आसानी से मिलेगा? ये जो विद्युत है स्टूडेंट, ये जल के माध्यम से जो है कि विद्युत बनाया जाता है। ठीक है, साथ साथ इनके और दो प्रक्रिया है जिनके माध्यम से विद्युत बनाया जाता है। फिर है पेट्रोलियम, ये भी पृथ्वी पर मिलता है। फिर है, अब आप ये नहीं कहिएगा सर पेट्रोलियम तो समुद्र में मिलता है, आखिर मिलता तो है ना जी। फिर है प्राकृतिक गैस, ये सब भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन विद्युत जो है स्टूडेंट प्राथमिक ऊर्जा की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, ये चौथा नंबर भी समझ में आ गया, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो है गौण ऊर्जा है स्टूडेंट, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। आइए 5 नंबर का प्रश्न को देखिए और हर एक प्रश्न को नोट करेंगे आप लोग। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत पूछ रहा है, कोयला, विद्युत,
पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो याद रखिएगा गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, ठीक है, कौन है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा कौन सा स्रोत है हम लोग का, तो गैर पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। अब पारंपरिक बोलेगा तो आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है। जैसे कोयला का प्रयोग हम लोग का दादा लोग भी किए, दादा का दादा वो भी कोयला का प्रयोग किए थे, पेट्रोल का प्रयोग किए थे। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है हम लोग का परदादा का भी जो दादा होगा उन्हें किया होगा सौर ऊर्जा का प्रयोग, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसे हाल फिलहाल में बनाया गया है। तो वही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पूरा समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कहाँ है देखिए यहाँ पर, एक होता है पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा जो परंपरा के अनुसार जो प्राचीन समय से चलते आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ठीक है। और ये जो है कौन, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा, उसके अंतर्गत आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट, भूतापीय ऊर्जा, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। चलिए आप लोग समझ में आ गया। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन स्रोत है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे पढ़ सके और नॉलेज ग्रहण कर सके, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाए। आई होप समझ में आ गया। आइए देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, बोलिए। गोंडवाना समूह का जो कोयला है इसका निर्माण कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व, जरा सोच के देखिए स्टूडेंट, 20 करोड़ वर्ष पूर्व हम लोग का ये पृथ्वी कैसा होगा। जहाँ से अभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पहले वहाँ कौन रहता होगा, क्या पता वहाँ कोई जानवर रहता होगा कि 20 करोड़ वर्ष पहले। मैं तो सोच के जो है कि परेशान हूँ स्टूडेंट कि 20 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ की बात चल रहा है यहाँ पर। तो ये जो गोंडवाना समूह का कोयला है ना स्टूडेंट, ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व का जो है ना ये कोयला है, सोचिए स्टूडेंट, वही यहाँ पर है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ताकि मैं भी जान सकूं। और अगर आप लोगों को ना फ्री में अगर नोट्स चाहिए तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में ना नंबर दिया गया, आप वहाँ से मेरे नंबर को ले लीजिए और हमें कांटेक्ट करके पूछिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा आप लोगों को, 1 भी रुपये आपको खर्च करना नहीं होगा। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है। यानी कि भारत में जो कोयला है उसका सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़ है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा झारखंड है। झारखंड बिहार का बगल में ही है, पड़ोसी, समझ रहे हैं आप लोग। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य अगर कोई है तो वो है झारखंड, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमियन, पीट। तो सर्वोत्तम पूछा यानी कि सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी का कोयला पूछा है तो एंथ्रासाइड होगा। क्या होगा, एंथ्रासाइड में आप लोग आंख बंद करके टिक लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आंख बंद करने के चक्कर में बी में टिक लगा दीजिएगा, नहीं जी, ये होगा, ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला यानी कि जब आप इसे जलाएंगे ना तो काफ़ी समय तक जलते रहेगा, एंथ्रासाइड। ये जो पीट है ना जी, सबसे बकवास कोयला है, याद रखिएगा। कौन, ये पीट। कभी मिलेगा अगर आप लोगों को तो खरीदिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े क्या, बिल्कुल सर बढ़िए ना। आइए क्या है हम लोग का 9 नंबर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस होते होंगे। जैसे कि आपका स्कूल में कोई टीचर ऐसा होंगे जो मैथ के लिए एक्सपर्ट होंगे, कोई होंगे जो साइंस के लिए एक्सपर्ट होंगे, कोई होगा जो संस्कृत के लिए बेस्ट होगा। तो उसी तरह स्टूडेंट मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या फिर परमाणु शक्ति हेतु। बोलिए तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु स्टूडेंट। किसके लिए, खनिज तेल हेतु, ठीक है। मैं देखिए एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ, भले मेरा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप लोगों के अंदर नॉलेज भर जाए। और बुक वाला जो प्रश्न होता है ना ऑब्जेक्टिव का, वो तो काफ़ी समझिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। इसलिए जो बुक वाला प्रश्न है यानी कि ये जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसे आप लोग पूरा कंटेस्ट याद कर लेंगे और जो है कि इसमें कोई नाकर झुकर नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है ना स्टूडेंट ज्योग्राफी का जितना भी डेट वाला प्रश्न है, ओनली डेट समझते हैं ना, 2 अक्टूबर 1869, 15 जनवरी 1948, ये सब डेट वाला प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ताकि आपका एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न,
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बोलिए तो। मथुरा में स्थित है, बरौनी में स्थित है, डिगबोई में स्थित है, या फिर गुवाहाटी में स्थित है? ठीक है, बोलिए। भारत का प्रथम मतलब पहला तेल शोधक, वहाँ पर तेल का क्या होता है, हाँ समझ रहे हैं ना, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बोलिए तो। मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डिगबोई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डिगबोई। आप लोग याद रखेंगे। और एक भी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से गलत नहीं मिलेगा। बहुत सारा टीचर को मैंने देखा है कि वो ऑब्जेक्टिव बता तो देते लेकिन कहीं कहीं अंडर मिस्टेकिंग कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरे इस चैनल पर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग निश्चिंत होकर आँख बंद करके आप मेरे आंसर को नोट कर सकते हैं। ठीक है बाबू। और 11वां प्रश्न है, देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, कोयला के साथ? आप लोग दिमाग लगा सकते हैं स्टूडेंट, बचपन से पढ़े होंगे, कभी सुने थे कि कोयला के साथ मिलेगा स्टूडेंट प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के साथ प्राकृतिक गैस कभी नहीं मिलेगा। यूरेनियम के साथ मिलेगा, नहीं, पेट्रोलियम के साथ मिलता है स्टूडेंट प्राकृतिक गैस। ठीक है, किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। आगे है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बोलिए तो। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बोलिए। नर्मदा पर, झेलम पर, सतलज पर या फिर व्यास पर? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। देखिए कहाँ है ग? सतलज नदी में। ठीक है मेरे स्टूडेंट, सतलज। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत की, कहाँ? दक्षिण भारत। अगर आप नक्शा में अगर दक्षिण भारत देखिएगा तो किधर? नीचे वाला हिस्सा स्टूडेंट। कहाँ वाला? नीचे वाला। नक्शा या मैप में कभी भी देखिएगा ना तो उत्तर होता है सबसे ऊपर और नीचे वाला जो होता है ना वो दक्षिण होता है। नक्शा में कभी कन्फ्यूजन नहीं करना है। नक्शा को किधरों घुमा दीजिए, अलट पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या होगा? उत्तर, और नीचे वाला हिस्सा होगा दक्षिण। ठीक है, और आपका जो ये साइड है ना स्टूडेंट, दाहिना साइड, वो होता है आपका पूरब, और बायां साइड क्या होता है? बायां। ठीक है, जिधर आपका बायां हाथ है, बायां साइड हमेशा पश्चिम होता है। तो आप इस ट्रिक को अपना के आप नक्शा में कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? बोलिए कौन है? तुंगभद्रा है, या फिर सारवती है, चंबल है, या फिर हीराकुंड है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है स्टूडेंट तुंगभद्रा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक हम इसे पलट रहे हैं। चलिए लाइक कर दिए ना, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, एडजस्ट कर लूँ ज़रा, हाँ चलिए। 14 नंबर का प्रश्न क्या है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, बोलिए क्या है उदाहरण? गया है, बरौनी है, समस्तीपुर है या फिर कटिहार? कटिहार। आप लोग कौन जिला से स्टूडेंट, बिहार के किस जिला से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है 14 का राइट आंसर हो जाएगा बरौनी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर तेल शोधक कारखाना भी है, कहाँ पर? बरौनी में। 15 का है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का बोलिए क्या है? डिगबोई है, या फिर झरिया है, घाटशिला है, जादूगोंडा है? तो जादूगोंडा। ठीक है, याद रखिएगा, जादूगोंडा होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा स्टूडेंट? जादूगोंडा। जादूगोंडा में यूरेनियम का उत्पादन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ? एशिया। ठीक है, एशिया के अंतर्गत स्टूडेंट कई सारे देश आते हैं, उसमें पूछा है सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर में है, या फिर देखिए ख नंबर में क्या है? कलपकम है, या फिर नरोरा है, या फिर केंगा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट? 16 का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर ही होगा। ठीक है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। 17 में कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? यानी कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का यानी कि वहाँ पर इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में उसका सर्वाधिक विकास हो सकता है? कहाँ पर? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मेघालय में। अगर आप लोगों के पास तनिक भी 0% भी अगर माइंड होगा तो आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं स्टूडेंट कि सौर ऊर्जा का अगर सर्वाधिक विकास अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं राजस्थान में। क्यों सर? आपको नहीं पता है कि राजस्थान में पूरा बालू है? बालू है, वहाँ धूप भी ज़्यादा आता है, उतना पेड़ उड़ भी नहीं है। जब पेड़ उड़ नहीं है जी तो सौर ऊर्जा वहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ेगा तो सौर ऊर्जा वहाँ पर नहीं लगेगा। सौर ऊर्जा लगेगा तब ना बल्ब जलेगा। आप टीवी देखिएगा बैठ के, सौर ऊर्जा से भी विद्युत का उत्पादन होता है, मैं पहले बोल दूँ। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो राजस्थान है,
राजस्थान ऐसे समझिए वहाँ क्या है, बालू है ढेरी। जब बालू वहाँ ज़्यादा है जी तो वहाँ पर धूप ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वहाँ पेड़ उड़ भी ज़्यादा नहीं है, धूप डायरेक्ट पड़ता है बालू पर। ठीक है, जब पड़ेगा तो वहाँ पर अगर सोचिए हम लोग सोलर सिस्टम लगा ले तो उससे सौर ऊर्जा वही ना हुआ जी। कितना ज़्यादा हम लोग सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा आप लोग ऐसे समझिए, वो जो नहीं देखते हैं आप लोग पैनल देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं हम लोग उसको, सौर ऊर्जा जो लगाते हैं ऊपर में, समझ में आ रहा है ना, कभी देखे होंगे ज़रूर। लाइन भाग जाएगा ठीक है, फिर भी उससे होते रहेगा। ठीक है, अरे स्टूडेंट मैं उसी का बात कर रहा हूँ, सोलर सिस्टम जो सोलर घर वगैरह हमने लगाता है सोलर, हाँ वही सोलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल देखिए यहाँ 18 नंबर का प्रश्न क्या है, तो राजस्थान इसमें टिक लगेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, क्या ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ जो है कि देखिए यहाँ छिपा हुआ है, कहाँ पाई जाती है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अक्षर इधर बुक में छिपा हुआ है। ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल, ठीक है, भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पर जो है कि पाई जाती है। बोलिए कहाँ पर पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में या फिर खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट खंभात की खाड़ी में। क्या हो जाएगा, खंभात की खाड़ी में। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव 20 मिनट के अंदर होता है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तो स्टूडेंट 20 मिनट का वीडियो बन गया, ऑब्जेक्टिव खले बन गया स्टूडेंट 20 मिनट का। बोलिए क्या इसी में सब्जेक्टिव करा दो, क्या इसी में अगर मैं सब्जेक्टिव कराऊंगा ना तो थोड़ा लंबा बन जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को क्या बता दिया, पार्ट 1 में स्टूडेंट इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि लगभग 18 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब पार्ट 2 में लाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्द मैं पार्ट 2 लाऊंगा और उसमें मैं लघु उत्तरीय प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 है टोटल। अगर मैं इसी वीडियो में कराऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोग कहिएगा सर इतना लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, नींद लग रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, और तीसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये लाऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देख सकते हैं 1 से 8 तक। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको तैयारी करेंगे, यानी पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3, यानी कि इसका 3 पार्ट आएगा। आप लोग भूलेंगे नहीं, ज़रूर देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।